यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार पुनः से मैं सभी विद्यार्थियों का एग्जाम शिविर एकेडमी के इस एग्जाम शिविर स्कूल यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जयदीप आपके सामने पिछले दो वीडियो में मैंने वर्क पार्ट फर्स्ट और वर्क पार्ट टू के अंतर्गत आपके सामने बात कर ली थी। वर्क पार्ट टू में मैंने लास्ट क्लास के अंतर्गत आपके सामने बात की थी कि वर्ब जो होती है उसके अंतर्गत अपन ने पिछली क्लास में जो चर्चा की थी वर्ब के विषय में, वो चर्चा अपनी ये थी कि उसके पहले क्लास में वर्ब जो होती है उसको मैंने क्या कहा था, वर्ब इज द बैकबोन वगैरह, वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट पार्ट में की थी। सेकंड पार्ट के अंतर्गत मैंने आपके सामने जो वर्ब है वह मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत उसका क्लासिफिकेशन किया था और मेन वर्ब की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। मेन वर्ब्स की फॉर्म्स और फॉर्म्स में अलग अलग नाम क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं। उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब को आपके सामने बताया था और हेल्पिंग वर्ब को मैंने दो भागों में बांटा था, प्राइमरी एक्सिलरीज और सेकेंडरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज किसे कहते हैं और सेकेंडरी एक्सिलरीज को अपन दूसरा नाम मॉडल एक्सिलरीज भी मैंने आपके सामने कहा। उसके बाद अपन ने प्राइमरी एक्सिलरीज टोटल कितनी होती है और मॉडल एक्सिलरीज कितनी होती है। टोटल एक्सिलरीज 24 होती है इंग्लिश में, लेकिन प्राइमरी जो होती हैं वो आपकी 11 होती हैं और मॉडल जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 13 होती है। 11 एंड 13 24 टोटल अपनी क्या होती है, मॉडल एक्सिलरीज होती है। मैं आपके सामने नेक्स्ट चर्चा करना चाहता हूं कि वर्ब जो होती है, वर्ब इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। मैं आपके सामने वर्ब इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को क्लासिफाई करने जा रहा हूं मैं। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को, दो भागों में। देखना, सब्जेक्ट के अनुसार मैं वर्ब को आपके सामने दो भागों में क्लासिफाइड कर रहा हूं। पहली जो होती है आपकी, जिसको अपन कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। दूसरी जो होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। तो अपन ने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को कितने भागों में क्लासिफाइड किया, दो भागों में। एक तो अपनी कौन सी है, फाइनाइट वर्ब है, और एक अपनी कौन सी है, नॉन फाइनाइट। अब आपको जानना है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने किसको एक्सप्लेन करूंगा, फाइनाइट वर्ब को। आखिर फाइनाइट वर्ब जो होती है इसको मैंने सब्जेक्ट के अनुसार देखी है, तो इसके डेफिनेशन को पढ़ते समय दिमाग में सब्जेक्ट को रखना है। किसको रखना है दिमाग में, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अनुसार अपन इस वर्ब को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं आपके सामने, उन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। जैसे मैं आपके सामने फाइनाइट वर्ब को डिफाइन करता हूं, देखिएगा। अब आप a verb which can be changed, a verb which can be changed from present to past, and past to present and past to present। एक तो क्या कहा मैंने, a verb which can be changed from present to past and past to present। ठीक है। दूसरी चीज, it can be changed according to
इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और टेंस। और टेंस के अनुसार जो वर्ब बदलती हैं उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने फाइनाइट वर्ब कि अ वर्ब विच कैन बी चेंज्ड, वह वर्ब जो बदलती है, क्या करती है, बदलती है, लेकिन किसके अनुसार। सबसे पहली चीज तो मैंने क्या लिखी है, प्रेजेंट टू पास्ट। किसके अनुसार, प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट टू प्रेजेंट। किसके अनुसार बदलती है, प्रेजेंट टू पास्ट और पास्ट टू प्रेजेंट। मतलब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस और पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस। दूसरी चीज, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है। अकॉर्डिंग टू नंबर और अकॉर्डिंग टू टेंस, जो भी वर्ब बदलती है ऐसी वर्ब को अपन इंग्लिश में फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डेफिनेशन जो वो क्लियर होती होगी। मैं जो जिस तरीके से जो चीज बता रहा हूं, मैं आपको फाइनाइट वर्ब को, अब वास्तव में अपन ने डेफिनेशन तो कह दिया कि अ वर्ब व्हिच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर एंड टेंस। अ वर्ब व्हिच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस एंड नंबर, उनके अनुसार जो वर्ब बदलती हैं ऐसी वर्ब को ही क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अब देखिएगा उसको एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से देखिएगा, एग्जाम्पल के। अब जब तक अपन इंग्लिश में, इंग्लिश एक ऐसा विषय है जब भी आप एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक आप किसी चीज का फंक्शन बता नहीं पाओगे। तो देखिएगा मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करता हूं। मैंने क्या कहा, वह वर्ब जो इसके अनुसार, मैंने तीन चीजें बताई है, सब्जेक्ट, नंबर और टेंस। किसके अनुसार, टेंस। इनके अनुसार जो वर्ब बदलती है उसे अपन क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल में लिख रहा हूं, देखिएगा अच्छी तरीके से इस चीज को, कंसंट्रेटली। देखिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा सिंपल सा, आई राइट अ नॉवेल। मैंने आपके सामने एग्जांपल क्या लिखा, आई राइट अ नॉवेल। देखो इस सेंटेंस के अंतर्गत आपको दिख रहा है जो है भला सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में यह एक्सेप्शन है, जो सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है, मतलब जो प्लूरल वर्ब ही लेता है। कैसी वर्ब लेता है, यहां पर इसके आगे एस या एस नहीं लगता है, जबकि दूसरा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, ईट या एनी नेम, है ना, कोई भी नाम होता है ना, तो उसके आगे एस या एस लगता है। लेकिन आई बीइंग द सिंगुलर, सिंगुलर होते हुए भी वह हमेशा जो प्लूरल सब्जेक्ट जो वर्ब लेते हैं वही वर्ब लेता है। अब देखिएगा, अब मैंने इसी एग्जांपल को अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, शी राइट्स अ नॉवेल, ठीक है। अब यहां पर आई था तो क्या हो गया, राइट हो गया, और शी था तो क्या हो गया, राइट्स हो गया। क्या हो गया, राइट्स। यहां पर राइट है और यहां पर राइट्स है, क्यों, बिकॉज ऑफ यहां पर ये जो सब्जेक्ट है उसके साथ तो क्या लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आपको इस तरीके से भी देख सकते हो इस चीज को, इसके साथ तो क्या दिखती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे ही आपका सब्जेक्ट बदला, शी, सब्जेक्ट बदला तो क्या बन गया, राइट्स हो गया। क्या हो गया, राइट्स। इसलिए अपन ने क्या कह दिया, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब बदलती है। या आई था तो क्या था, राइट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर शी आ गया तो क्या हो गया, राइट्स हो गया। क्या हो गया, राइट्स हो गया। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगता है, तो आपकी जो वर्ब है राइट, उसकी राइट्स कब हुई, जब आपका सब्जेक्ट बदला। तो मैंने क्या कहा था, सब्जेक्ट के अनुसार जो आपकी वर्ब बदलती है ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आप इस राइट को कैसी वर्ब कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। राइट को फाइनाइट वर्ब कब कहेंगे, है ना, समझ में आई बात। वो किसके अनुसार देखना है, इसके अनुसार, और फाइनाइट वर्ब वही कहलाती है। फाइनाइट वर्ब की विशेषता क्या होती है, हमेशा अगर कुछ भी नहीं पता चलता है, फाइनाइट वर्ब को एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, एक सेंटेंस में जानना है फाइनाइट, तो क्या करना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं।
क्योंकि सेंटेंस को ऑपरेट करने वाली वर्ब जो होती है उसे अपन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसको ऑपरेटर वर्ब भी कहते हैं, है ना, उसे अपन स्पेशल वर्ब भी बोलते हैं, उसे अपन एनामुलस वर्ब भी बोलते हैं, अलग अलग उसके नाम होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। अब यहां पर ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वी है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, वी है, ठीक है। अपन ने कहा जैसे कि यहां पर वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड, हम क्या है, दोस्त है, ठीक है। अब यहां पर ये कह दिया, या वी आर फ्रेंड या वी आर टीचर, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, वी आर फ्रेंड यहां पर लिखा, हम दोस्त हैं, या ये प्लूरल है तो अपन क्या करेंगे, वी आर। तो यहां पर क्या है, वी है मित्रों, क्या है, वी है। अब ये वी तो कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, मैंने क्या कहा, नंबर, मैंने क्या कहा, नंबर, मैं नंबर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं, ठीक है, समझना। यहां पर वी क्या है, कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के अनुसार वर्ब कौन सी आई आपकी, आर, कैसी आई, आर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, क्लियर है। अब यहां पर अगर इस वी के बजाय अगर यहां पर शी आ गया, है ना, शी आ गया, तो यहां पर क्या कर देंगे, इज, क्या हो जाएगा, इज। तो यहां पर ये प्लूरल नंबर था, ये कैसा नंबर था, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर आने पर यहां पर क्या हो गया, आर हो गया। और ये कैसा नंबर है आपके सामने, ये आपका सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर आने पर यहां पर आर के रिप्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो किसके अनुसार बदली, नंबर के अनुसार बदली, किसके अनुसार बदली, नंबर के अनुसार। और जो नंबर के अनुसार जो वर्ब बदलती हैं उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं, अपन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदलती है उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बात समझ में आई होगी आपको। यही मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, अ वर्ब व्हिच कैन बी चेंज्ड फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट टू प्रेजेंट, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर और टेंस, ये भी अपन कह सकते हैं। देखिएगा आगे उसी तरह और एग्जांपल मैं आपके सामने बता दूं, ठीक है। देखिएगा मैंने कहा कि he is an engineer, an इंजीनियर, वह एक अभियंता है, इंजीनियर को कहा जाता है अभियंता, वह एक क्या है, अभियंता है। तो यहां पर आपका ही सब्जेक्ट है, ठीक है, ही है, तो यहां पर क्या आया, इज आया। लेकिन अगर मैं इस ही की जगह आपका दे सब्जेक्ट ले लूं, कैसा सब्जेक्ट ले लूं मित्रों, दे, तो दे कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, दे प्लूरल। तो दे प्लूरल नंबर होने पर इस इस के बजाय क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, एन इंजीनियर, एन इंजीनियर। आई बात समझ में, ठीक है। तो दे आर इंजीनियर्स, है ना, अगर अपन उसको इंजीनियर्स लिखता है तो अपन को एन हटाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा दे आ जाता है तो इंजीनियर्स हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, उसके आगे ए और एन आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है मित्रों। तो दे आर इंजीनियर्स, ठीक है, वे इंजीनियर्स है। तो ही की जगह क्या यूज हुआ, दे यूज हुआ। तो ही तो सिंगुलर था और दे क्या है, प्लूरल है। तो यहां पर ही के बाद तो क्या आ गया, इज, और दे के बाद क्या आ गया, आर आ गया। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, आपकी जो वर्ब है वो क्या हुई, बदली, किसके अनुसार बदली, नंबर के अनुसार, किसके अनुसार बदली, नंबर के अनुसार। अब अपन बात कर रहे हैं कि टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार आपकी वर्ब कैसे बदलती है, देखना। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा आपके सामने, है ना, समझना। शी गोes टू मार्केट, शी गोes टू मार्केट। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। शी गोes टू मार्केट डेली कह दो आप, या वीकली कह दो,
वह वीकली क्या जाती है, मार्केट जाती है। ठीक है, या आप इसको नहीं लिखो, कोई मतलब नहीं, अपन को वर्ब को समझना है यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा अपन बात कर रहे हैं कि शी गोज टू मार्केट। अब यहाँ पर आपका गोज जो है वो एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है। नंबर की बात तो मैंने पहले ही कर ली है, लेकिन जब अगर टेंस बदलता है, अगर मुझे इस सेंटेंस का क्या बदलना है, टेंस बदलना है, तो मैं क्या कर दूंगा, शी। मैं सब्जेक्ट नहीं बदल रहा हूं, किसके अनुसार बदल रहा हूं उसको, टेंस के अनुसार। ये वर्ब किसके अनुसार बदल रही है, अब टेंस के अनुसार बदल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी वेंट टू मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। आई बात समझ में? तो वेंट होने पर यहां पर क्या हो गया, सॉरी, टेंस बदलने पर, प्रेजेंट टेंस है ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। कैसा टेंस है, प्रेजेंट। और ये कैसा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में बदलने पर, मैंने लिखवाया ना आपको, आपके सामने क्लियर। देखो, अ वर्ब व्हिच कैन बी चेंज फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट या पास्ट टू प्रेजेंट, ऐसी परिस्थिति में आपकी क्या होगी, वर्ब जो है वो बदलेगी। आई बात समझ में? तो अपन ने देखा कि शी इज यस, शी वेंट टू मार्केट। तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। टेंस बदलने पर ये हो गया, आप टेंस बदलने पर आपकी वर्ब जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अब इसी चीज को आप फ्यूचर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, शी विल गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा, शी विल गो टू मार्केट। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपकी जो वर्ब है वो किसके अनुसार बदल रही है, टेंस के अनुसार बदलती है। मैंने बताया जो नंबर, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब बदलती है, ऐसी वर्ब को ही अपन क्या कहते हैं मित्रों, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, ये चीज आपने, इन चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब अपन नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, अच्छे से समझिएगा। अब अपन बात करते हैं इसकी, नॉन फाइनाइट वर्ब। किसकी बात कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की। देखिएगा, ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं आप, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, समझना नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छे से। नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, समझना, अ वर्ब which cannot, a verb which cannot be changed, which cannot be changed according to its subject, number or tense, or is known as non-finite verb, is known as नॉन फाइनाइट वर्ब। उस वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। बस ऐसी वर्ब जो किसके अनुसार नहीं बदलती हैं, आपके सब्जेक्ट के अनुसार भी, नंबर के अनुसार भी और टेंस के अनुसार भी। अगर ये बदल भी जाए तो इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस इनके बदलने पर भी इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे देखिएगा कैसे, एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिखा कि आपके सामने मैं एग्जांपल लिखता हूं, अनुषा इज
रीडिंग अ न्यूज़पेपर, अनुषा जो होती है वह एक अखबार पढ़ रही। तो आपके सामने सब्जेक्ट क्या है? अनुषा। ठीक है, अगर मैं इस अनुषा को, अनुषा की जगह अगर मैं वी करता हूं तो इस का क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये तो बदल गई, अनुषा थी तब तो इस था, और वी हो गया तो क्या हो गया? आर हो गया। तो वी आने पर आर हो गया, वर्ब बदल गई, ये बदली, ये जो है वो क्या हुई? बदली। बदलने पर इसको तो अपन ने क्या कह दिया? फाइनाइट वर्ब। क्या कह दिया? जो आपने पहले पढ़ा, बदलने पर तो इसको क्या कह दिया? फाइनाइट। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट करता हूं, रीडिंग, क्या कहा मैंने? रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैंने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया, सब्जेक्ट के बदलने पर इस का आर हुआ क्या? लेकिन इस रीडिंग को कोई फर्क पड़ता है? लेकिन क्या इस रीडिंग को कोई फर्क पड़ता है? रीडिंग भी तो वर्ब है ना, रीडिंग भी तो वर्ब है। लेकिन अब नॉन फाइनाइट वर्ब का आप ये कह सकते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगी, और फाइनाइट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद उपयोग की जाएगी। देखिएगा, तो आपने देखा इस रीडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रीडिंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई बात समझ में? जैसे आप इसका क्या बदला? नंबर बदला। ठीक है, नंबर या सब्जेक्ट बात एक ही होती है। ठीक है, अगर आप इसका टेंस भी बदलोगे तो क्या हो जाएगा? वी का वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। क्या लिखा मैंने? ही इज वर्किंग। अब इसका मैं क्या बदलू? टेंस। क्या बदला मैंने? प्रेजेंट से क्या बदला? पास्ट। इसलिए लिखवा है प्रेजेंट टू पास्ट। मैंने पास्ट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मैंने इसको किस में बदला? पास्ट कंटिन्यूअस में बदला। पास्ट कंटिन्यूअस में बदला मैंने, जैसे कि यहाँ इमेजिन कर लो कि सब्जेक्ट बदल दिया, इस ही की जगह मैंने क्या कर दिया? यू। क्या कर दिया? यू। यू बदलते ही इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यू बदलते ही इसका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो इज है वो तो कैसी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है इसलिए ये तो बदलेगी, यू का आर हो गया। लेकिन क्या इस वर्किंग को कोई फर्क पड़ेगा? इस वर्किंग को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वर्ब कैसी है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्किंग तो वर्किंग ही रहेगा। तो ये जो वर्ब है आपके सामने, इसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। कैसी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, जो चेंज नहीं होती है, जो चेंज आपके सामने नहीं होती है। ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। आई बात समझ में आपको? फाइनाइट वर्ब टेंस बदला तो भी अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ा, और नंबर बदला तो भी नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फाइनाइट को। उसका नंबर बदलने पर, सब्जेक्ट बदलने पर या टेंस बदलने पर अगर किसी को फर्क पड़ेगा तो वो वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब होती है। आई बात समझ में? आपने देखा अ वर्ब व्हिच कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, नंबर और टेंस, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट, टेंस, नंबर के अनुसार नहीं बदलती है, ऐसी वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में जाना जाता है। आई बात समझ में? एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर, ये नंबर के अनुसार बताया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको टेंस के अनुसार बताया। आई बात समझ में? अब मैं आपके सामने बात करता हूं, मैंने फाइनाइट वर्ब को पहले भी बता दिया था, जिसको अपन एनामुलस वर्ब कहते हैं, जिसको अपन स्पेशल वर्ब कहते हैं, ऑपरेटिंग वर्ब बोलते हैं। लेकिन मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब को नहीं बताया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में अपन और फर्दर डिस्कस आपके सामने करने में जा रहा। देखिएगा, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब कितना प्रकार की होती है? देयर आर 3 types of non-finite verb. There are 3 types of non-finite verb. Non-finite verb जो होती है वो कितना प्रकार की होती है मित्रों? 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? 3। नॉन-फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। जैसे भी देखिएगा, पहला प्रकार कौन सा होता है नॉन-फाइनाइट वर्ब का?
ठीक है। पहला प्रकार आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है इंफिनिटिव। पहला प्रकार कौन सा होता है? इंफिनिटिव। सबसे पहली चीज जिसको अपन नॉन फाइनाइट कहते हैं, तो वो कौन सी होती है? इंफिनिटिव। ये पहला प्रकार। दूसरा प्रकार नॉन फाइनाइट वर्ब का आपके पास होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। तीसरा प्रकार आपके पास नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर आपको कोई पूछता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी कहलाती है या नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी कहलाती है, किसे कहते हैं, वो तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है? एक तो इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो होती है उसको भी अपन नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी अपन क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई बात समझ में? और अपनी जो पास्ट पार्टिसिपल होती हैं उसे भी अपन कैसी वर्ब कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल भी आपकी कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आपकी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो भी तो आपकी नॉन फाइनाइट है। तो मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये तीनों प्रकार होते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले इंफिनिटिव को अपन लेते हैं। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? इंफिनिटिव की आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको नहीं बोला है, सीक्वेंस से मैं आपको बता दूं। अपन ने शुरू किया था यहां से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, मैं जैसे बदलू उतने में। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं अपने किसके? नॉन फाइनाइट वर्ब के। सबसे पहले प्रकार की मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। देखिएगा आगे, मैं बात कर रहा हूं इंफिनिटिव। सबसे पहले कौन सी नॉन फाइनाइट? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव। इंफिनिटिव जो होती है मित्रों, इंफिनिटिव जो वर्ब होती है जिसके कितने प्रकार होते हैं? इंफिनिटिव वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। कितने वर्ब होते हैं इंफिनिटिव वर्ब के? इंफिनिटिव जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और अपन कह सकते हैं कि इंफिनिटिव कैन नॉट बी फाइनाइट। इंफिनिटिव कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? इंफिनिटिव जो होती है वो कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकती है। इसीलिए ही तो इसको अपन ने क्या बताया? नॉन फाइनाइट का प्रकार बताया। क्या बताया? नॉन फाइनाइट का प्रकार। अब इंफिनिटिव आपके कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इंफिनिटिव के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? देखिए, एक तो मित्रों आपकी होती है टू इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव होती है? टू इन्फिनिटिव। एक तो आपकी होती है टू इन्फिनिटिव। दूसरी आपकी होती है मित्रों बेयर इन्फिनिटिव। दूसरी आपकी कौन सी होती है? बेयर इन्फिनिटिव। दूसरी आपकी कौन सी होती है? बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है। एक तो अपनी कौन सी होती है? टू इन्फिनिटिव होती है, और एक अपनी कौन सी होती है? बेयर इन्फिनिटिव होती है। अब टू इन्फिनिटिव किसे कहते हैं वो मैं आपके सामने बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से, और बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं वो मैं आपके सामने एग्जाम्पल से बताऊंगा। टू इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जो वर्ब किसके साथ आती है? टू के साथ आती है। किसके साथ आती है? टू के, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो टू इन्फिनिटिव कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपके सामने जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, मैंने कहा कि आई वांट टू टीच। आई वांट टू टीच, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, ये जो इन्फिनिटिव है टू टीच, आई वांट टू टीच, मैं क्या चाहता हूं? पढ़ाना चाहता हूं। तो यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट फंक्शन भी अलग अलग करती है, वो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैं अभी तो यहां पर क्या बात कर रहा हूं? टू इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? ये कैसे इन्फिनिटिव है? टू इन्फिनिटिव। और यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेयर इन्फिनिटिव। यही एग्जाम्पल में देखना, आई कैन टीच, क्या लिख दिया मैंने? आई कैन टीच। जब भी किसी भी मॉडल एक्सिलरी के बाद
और फ्यूचर टेंस में विल शैल के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल एक्सिलरीज के बाद, और फ्यूचर टेंस में वो भी मॉडल ही है विल शैल भी, लेकिन टेंस के हिसाब से भी उसको देखा जाता है। तो विल शैल के बाद या सारे जो मॉडल है उनके बाद जब भी जो वर्ब आती है, वो वर्ब जो है वो अपनी क्या कहलाती है, बेयर इंफिनिटिव कहलाती है। बेयर इंफिनिटिव क्यों? बेयर का मतलब एक्चुअली होता क्या है? बेयर का मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि अपन जिस व्यक्ति के सर पे बाल नहीं होते उसको भी अपन बेयर बोल सकते हैं, गंजा है ना, बेयर, ही इज अ बेयर मैन, है ना, तो वहां पर वो एडजेक्टिव बन जाता है उस व्यक्ति का, बेयर मैन, है ना। तो ये तो जिसके ऊपर टू हट जाता है, वहां बाल हट जाते हैं, यहाँ टू हट जाता है, टू हट जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई कैन टीच। सही बात समझ में, आई कैन टीच, तो ये बेयर इंफिनिटिव हो गई, और ये आपकी कौन सी होगी, टू इंफिनिटिव होगी। ठीक है, और भी अपन एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि शी लाइक्स टू स्टडी, वह पढ़ना पसंद करती है, शी लाइक्स टू स्टडी। ठीक है, अब यहां पर क्या कह दिया, आई कैन स्टडी, आई कैन स्टडी, कोई भी आप मॉडल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया यहां पर कैन को बार बार न लिखकर अपन किसी और मॉडल का उपयोग भी कर सकते हैं, आई शैल स्टडी। ठीक है, तो यहां पर विल शैल किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आ जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव, और जब भी वहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसे अपन क्या कहते हैं, टू इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, कौन कौन से, टू इंफिनिटिव और बेयर इंफिनिटिव। टू इंफिनिटिव किसे कहते हैं, जिसके साथ क्या लगा हुआ होता है, टू लगा हुआ होता है। बेयर इंफिनिटिव किसे कहते हैं, जिसके साथ टू हट जाता है और जो मॉडल के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सीधी, उसको अपन कैसे इंफिनिटिव बोलते हैं, उसको अपन बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। आई बात समझ में। अब मैं आगे आपके सामने चर्चा करने जाऊंगा नेक्स्ट मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि अपने इंफिनिटिव के जो फंक्शन होते हैं, इंफिनिटिव के क्या होते हैं मित्रों, फंक्शन होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि देयर आर थ्री फंक्शन ऑफ इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स के कितने फंक्शन होते हैं, थ्री फंक्शन। देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ इंफिनिटिव। इंफिनिटिव के कितने फंक्शन हैं, थ्री फंक्शन है। इंफिनिटिव के कितने फंक्शन होते हैं मित्रों, तीन फंक्शन होते हैं। सबसे पहले फंक्शन की मैं आपके सामने बात करता हूं कि इंफिनिटिव जो है वो एज अ नाउन फंक्शन करती है ना। इंफिनिटिव इट फंक्शंस एज अ नाउन। सबसे पहला इट ठीक है, सबसे पहली चीज देखना, पहला मैं आपको बता रहा हूं, इट फंक्शंस एज अ नाउन। किसकी तरह फंक्शन करेगी, नाउन की तरह। कौन, इंफिनिटिव। कौन फंक्शन करेगी, इंफिनिटिव। नाउन की तरह इंफिनिटिव फंक्शन कर रही है, यहां पर देखना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है, नाउन की तरह आपके सामने फंक्शन करेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा सिंपल सा, आई लाइक टू सिंग। ठीक है, या मैंने कहा ही wants to play। ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने, अब ये दोनों एग्जांपल में आपने सामने लिखे कि आई लाइक टू सिंग, इसके अंतर्गत ये जो सिंग है, टू सिंग, टू इंफिनिटिव, और टू प्ले। आई लाइक टू सिंग ये किसकी तरह फंक्शन कर रहे हैं सेंटेंस के अंतर्गत, नाउन में, नाउन की तरह। अब मैंने आपको बताया कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या फंक्शन करते हैं, नाउन फंक्शन करते हैं। मैंने जब नाउन प्रोनाउन पढ़ाए थे तो वो चीज आपके सामने डिस्कस की थी। व्हाट का आंसर जब सेंटेंस में मिलता है तब आपको क्या होता है, वो नाउन होता है। हुम का आंसर मिलता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, और वो आपका सेंटेंस में क्या होता है, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट और हुम का आंसर ऑब्जेक्ट, और उन ऑब्जेक्ट की जगह पर कौन फंक्शन करता है मित्रों, नाउन फंक्शन करता है। तो आई लाइक टू सिंग, मैं क्या चाहता हूं, गाना चाहता हूं। ठीक है, तो आई लाइक टू सिंग, मुझे गाना पसंद है। ठीक है, तो यहां पर ये जो टू है वो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से साथ लगा, टू इंफिनिटिव,
और आई लाइक व्हाट आई लाइक सिंग, मैं गाना। तो यहां पर ये टू इन्फिनेटिव क्या बन जाती है, यहां पर नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? टू इन्फिनेटिव यहां पर किसकी तरह यूज होगी? एज अ नाउन। और यहां पर भी आपकी टू इन्फिनेटिव किसकी तरह यूज होगी? आई वांट्स टू प्ले, मैं क्या चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। तो यहां पर भी आपकी टू इन्फिनेटिव एज अ नाउन यूज हो रही है। आई बात समझ में? आपने पहला देखा इट फंक्शन एज अ नाउन, कितना फंक्शन करती है? 3 फंक्शन करती है। अभी तो यहां पर आपके सामने किसकी तरह फंक्शन किया? इसने नाउन की तरह फंक्शन किया। मैंने इन्फिनेटिव को 3 फंक्शन में आपको बताऊंगा। यहां पर ये किसकी तरह फंक्शन कर रही है? नाउन की तरह। अब नेक्स्ट में आपके सामने बता दूं, आई वांट टू प्ले। ठीक है, मैंने आपको बताया आई वांट टू प्ले किस तरीके से है, इसके आगे पर और भी जोड़ सकता है। आई वांट टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, क्रिकेट, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, वो भी चीज। अब मैं इट समटाइम्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, यह कई बार किसकी तरह फंक्शन करती है? एडजेक्टिव। इट समटाइम्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। इट दूसरा फंक्शन, ठीक है। इट समटाइम्स फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। कई बार ये किसकी तरह फंक्शन करती है? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करती है। कैसे? देखिएगा, देखो सबसे पहले तो अपन ने किसकी तरह फंक्शन देखा? इसका नाउन की तरह फंक्शन देखा। अब अपन किसकी तरह इसका फंक्शन देखना चाह रहे हैं? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन देखना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि शी हैज अ बाइक टू सेल, उसके पास बाइक है बेचने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखा कि शी हैज अ बाइक, उसके पास क्या है? बाइक है। शी हैज अ बाइक टू सेल, यहां पर क्या आई? इन्फिनेटिव आई। वही इन्फिनेटिव, वही टू इन्फिनेटिव वहां पर नाउन की तरह फंक्शन कर रही थी और यहां पर किसकी तरह फंक्शन करेगी? एडजेक्टिव की तरह। देखो इन्फिनेटिव नाउन की तरह फंक्शन कर रही थी, यहां एडजेक्टिव की तरह कर रही है। इसके फंक्शन बदलते रहते हैं, इसके फंक्शन बदलते रहते हैं, कभी नाउन, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब। एडवर्ब की तरह भी करेगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शी हैज अ बाइक टू सेल, उसके पास बाइक तो है, किसके लिए? बेचने के लिए। तो यह यहां पर बता रही है शी हैज अ बाइक टू सेल। तो यहां पर बाइक जो है नाउन, उसकी क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये जो टू सेल है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आपने देखा कि इट समटाइम फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, तो आपकी इन्फिनेटिव जो है वो यहां पर किसकी तरह फंक्शन कर रही है? एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है, ठीक है। आई बात समझ में? उसी तरह मैं आपको एक आधा एग्जांपल और मैं आपके सामने एक्सपोज कर देता हूं। जैसे मैंने कह दिया हियर इज एन, एक मिनट, लिखा हुआ है, नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हियर इज एन एप्पल, एन एप्पल टू इट, हियर इज एप्पल टू इट। यहां पर क्या है आपका? एप्पल और टू इट, ये इन्फिनेटिव है। तो किसकी? एप्पल जो है किसके लिए? खाने के लिए। इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस बाइक की विशेषता बता रहा है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये इसको क्लासिफाई कर रहा है और ये क्या है आपका? नाउन है। ये क्या है आपका? नाउन है। लेकिन टू इन्फिनेटिव जो है वहां पर टू सेल और टू इट जो किसकी तरह फंक्शन कर रही है? एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। तो अपन कह सकते हैं कि इट समटाइम फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। तो आपने देखा इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर सकती है। अब मैं आपको लास्ट तीसरा फंक्शन आपके सामने बता रहा हूं, इन्फिनेटिव का तीसरा फंक्शन देखिएगा, ठीक है। अब अपन ने कहा कि तीसरा फंक्शन इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। क्या कहा मैंने? इट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। किसकी तरह फंक्शन करेगी अब इन्फिनेटिव? एडवर्ब की तरह। पहले किसकी तरह देखा आपने? नाउन की तरह। उसके बाद किसकी तरह देखा? एडजेक्टिव की तरह। अब अपन किसकी तरह देखेंगे? एडवर्ब की तरह, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिखा यहां पर वी कम हियर, वी कम हियर टू स्टडी। हम यहां क्यों आए? पढ़ाई करने, स्टडी करने। अब आपको वी कम हियर टू स्टडी, प्रश्न क्या पूछाएगा? हम यहां क्यों आए? इस हिसाब से ये क्या है? एडवर्ब।
किसकी तरह फंक्शन कर रही है, एडवर्ब। यहां पर मैंने आपको एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये नाउन की क्लासिफाई कर रहा है। यहां पर नाउन की क्लासिफाई करने वाले को, नाउन की विशेषता बताने वाले को, नाउन को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कर रहे हैं, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि मैंने यहां क्या बताया, ये किसकी जगह पर, ये जो नाउन है, ठीक है, नाउन की तरफ आई लाइक टू सिंग, मैं, क्योंकि ये किसकी जगह पर यूज हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट की जगह फंक्शन कौन करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन फंक्शन करते हैं। आई बस समझ में। इसी तरह अपना नाउन, एडजेक्टिव, और अपन किसकी तरह बात कर रहे हैं, एडवर्ब की तरह। एडवर्ब की तरह कैसे, कि वी कम हियर टू स्टडी, हम यहां क्यों आए, तो ये किसका जवाब होता है मित्रों, वाई का। तो इसको अपन क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन। जब भी आपको एडवर्ब मैं बता दूं कि ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ रीजन। जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत वाई का आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत हाउ का आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत व्हेन का आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जब भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत वेयर का आंसर मिलता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। आई बात समझ में। तो यहां पर अपन ने देखा कि यहां पर ये जो है टू इन्फिनिटी है वो किसकी तरह फंक्शन कर रही है, एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। एक और एग्जांपल आपके सामने मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। जैसे मैंने कह दिया रोहित गोज देयर टू टीच देम, मैंने कहा रोहित करके कोई टीचर है, रोहित गोज देयर टू टीच देम, है ना। रोहित करके कोई टीचर है, वो किसी को क्या करने जा रहा है, पढ़ाने जा रहा है। तो यहां पर रोहित गोज देयर टू टीच देम, या देयर तो किसका आंसर दे रहा है, रोहित कहां जा रहा है, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, रोहित कहां जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया। लेकिन रोहित वहां क्यों जा रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ एडवर्ब ऑफ रीजन है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसको अपन क्या कहते हैं, एडवर्ब। अपना मुद्दा क्या है कि इंफिनिटिव एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है वो बताना है। लेकिन मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इसको एडवर्ब क्यों कहा, क्योंकि वाई का आंसर दिया इसलिए एडवर्ब किया। अब आपको कैसे पता चलेगा, मैं ऐसे लिख दूंगा कि वी कम हियर टू स्टडी, तो यहां पर टू स्टडी एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, ऐसा बोल दिया। आपको थोड़ी पता है कि मतलब कि यहां पर ये जो टू स्टडी है वो एडवर्ब कैसे है, कैसे है एडवर्ब, यही बता रहा हूं। क्योंकि वी कम हियर टू स्टडी, हम यहां क्यों आए, और वाई का आंसर जब भी मिलता है तो वो क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। हाउ का आंसर जब भी मिलता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। वेयर का आंसर मिलता है एडवर्ब, व्हेन का आंसर एडवर्ब, ठीक है। तो रोहित गोज देयर टू टीच, रोहित वहां पर क्यों जाता है, पढ़ाने के लिए जाता है। तो यहां पर ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन है, टू टीच आपको आंसर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब का पहला प्रकार बताया है, इन्फिनिटिव। कल मैं आपको दूसरे प्रकार बताऊंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। आज की अपनी बात यही खत्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक चीज आपको अच्छे से देखनी है, और आपको जहां पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है उस डाउट को आप देखिएगा, और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सस्पेक्ट है, कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप लोग कमेंट करें कि सर यहां पर संदेह है, तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि आपकी समस्या का समाधान किस तरह किया जा सकेगा, ठीक है। और सभी एग्जाम शिविर के इस YouTube चैनल पर जितनी भी क्लासेस जो चल रही हैं, उन क्लासों को अगर आप देखकर एंजॉय कर रहे हो, उसको देखकर आपको कुछ न कुछ चीजें सीखने मिल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, और हम अब नेक्स्ट सेशन से हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर काम किया जाएगा। बाकी यहां पर हम जो चीजें आपको बता रहे हैं, हम हर टीचर, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी प्रकार का टीचर हो, वो अच्छा कंटेंट दे रहा है और उसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा है। और यहां पर टीचर आकर अपनी क्वालिटी को एक्सपोज कर रहा है। वो जितना हार्डवर्क कर सकता है, जितना ड्रिल कर सकता है, उतना ड्रिल कर आप तक इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश करता है। और आपको, अगर आप एक टीचर राष्ट्र का क्या होता है, एक शिक्षक के बारे में कहा जाता है, टीचर जो होता है वो राष्ट्र का दर्पण होता है। द टीचर इज मिरर ऑफ नेशन। तो टीचर क्या, जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाए उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। आई होप, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी।
से।